नमस्कार दोस्तों, मैं आशु बिहार मुजफ्फरपुर जिले से आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सिंह साहब पोल्ट्री फार्म। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि जो भी नए वीडियो आए देखकर आप कुछ अच्छा ज्ञान सीख सके। दोस्तों, आज ट्रेनिंग का चौथा भाग चल रहा है और चौथे भाग में हम जानेंगे पोल्ट्री सेट कैसे बनाएं, इसके बेसिक जानकारी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पोल्ट्री सेट में दिशा का विशेष महत्व है, इसलिए पोल्ट्री शेड हमेशा पूरब पश्चिम की दिशा में होना चाहिए, जिससे कि हवा का वेंटिलेशन का सही से उपयोग हो सके। वहीं पर दोस्तों, जो जाली वाला भाग होता है वो उत्तर और दक्षिण दिशा में होना चाहिए, जिससे कि गर्मी में धूप अंदर ना आ सके। फार्म बनाते समय या बाद में फार्म के आसपास यदि पेड़ पौधा ना हो तो आप छाया देने वाले पेड़ पौधे जरूर लगवा दें, जिससे कि शेड में गर्मी में ठंडी हवा का आदान प्रदान हो सके और शेड पर अधिक धूप ना पड़े। दोस्तों, फार्म जमीन की सतह से 3 से 4 फुट ऊंचाई पर बनाए। कम से कम आप 2 फीट तो ले ही ले, मगर 3 से 4 फुट आप ऊंचाई पर बनाए। 2 फीट भी है तो ठीक है। पोल्ट्री सेट की चौड़ाई 20 से लेकर 30 फीट तक ही रखे, इससे अधिक चौड़ा ना करें और लंबाई अपनी जरूरत के हिसाब से रख सकते हैं। 100-200 फीट जितनी आपकी आवश्यकता हो उसके हिसाब से आप रख सकते हैं, पोल्ट्री सेट बना सकते हैं। और उसमें आप डबल डोर दरवाजा लगाएं ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। दोस्तों, पोल्ट्री सेट का जो फर्श अपनी सुविधा अनुसार कच्चा या पक्का रख सकते हैं। हो सके तो आप पक्का फर्श भी बनवा लें। पोल्ट्री सेट की जाली वाले साइड की तरफ की दीवार 6 से लेकर 8 इंच ऊंची होनी चाहिए। नीचे से आपको दीवार 6 से 8 इंच ऊपर बनाए। दोस्तों, पोल्ट्री सेट का निर्माण में यदि आप पक्का फार्म बना रहे हैं तो छत के लिए आप सीमेंट का चादर का ही इस्तेमाल करें। सेट की छत की चादर दोनों साइड से लगभग 3 फीट तक बाहर निकाले। आपको छत का जो चादर होता है वो दोनों तरफ निकाले और 3 फीट तक आप बाहर निकाले, जिससे कि बारिश के पानी की बौछार सेट के अंदर ना आ सके। दोस्तों, सेट के बीच की जो ऊंचाई 10 से लेकर 14 फुट तक ही रखे और दोनों साइड की जो ऊंचाई होती है वो 6 से लेकर 8 फीट तक आप रख सकते हैं। पोल्ट्री सेट की छत की जो ढाल का विशेष ध्यान रखें, जिससे कि बारिश का पानी आसानी से बहकर नीचे आ जाए। बारिश ऊपर हुआ, नीचे हमारा पानी निकल गया, इसलिए हम 3 फीट का छोड़ रहे हैं ताकि वो पानी हमारे फार्म में अंदर ना जाए। यदि आप दूसरे शेड बनवा रहे हैं, एक वहीं पे फार्म है हमारा और वहाँ एक नया पोल्ट्री शेड हम बना रहे हैं, तो एक शेड से दूसरे शेड की दूरी कम से कम 30 फीट तो होनी ही चाहिए दोस्तों, जिससे कि बैक्टीरिया का एक से दूसरे शेड में ना जा सके। इसके लिए हम थोड़ी दूरी का मार्जिन करते हैं। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, मैं जो रियलिटी होता है मैं आपको वो बता रहा हूँ। अब दोस्तों, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं पोल्ट्री फार्म में लगने वाली लागत की। कितने स्क्वायर फीट में हमारा कितना का लागत लग सकता है, तो इसके आधार पे आप जितना बड़ा फार्म बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, एक साधारण पोल्ट्री सेट का निर्माण में आपको 150 रुपये वर्ग फुट से 700 रुपये वर्ग फुट तक की लागत आती है। आप इसी रेंज में बना सकते हैं। मगर दोस्तों, सबसे पहले आप अपने नजदीक जो पोल्ट्री फार्म है वहां पर जाएं और देखें, उनके शेड को देखें और उनसे जानकारी ले, फिर कम से कम लागत लगाकर आप अपना फार्म बना सकते हैं। क्योंकि जब आप देखे रहिएगा, नजदीक में जाइए, किसी फार्म पे विजिट कीजिए, देखिए कि कैसे बनाया गया है और उनसे पूछिए कितना लागत लगा। आप उसमें क्या कंपाई करके और क्या बेहतर करके अच्छा सेट बना सकते हैं, ऐसा कीजिए। आप जितना महंगा मटेरियल दोस्तों यूज करेंगे, आपकी लागत उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। तो कौन सा मटेरियल हमको यूज करना है वो एक तरफ आपको सोच के चलना होगा। जब आपको प्रॉफिट होने लगे तब आप धीरे धीरे अपने सेट को हाईटेक सेट में बदल सकते हैं। ये सब जो
आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा दोस्तों। मैं फ्री में यहीं सिखा रहा हूँ, मगर वीडियो आपको पूरा देखना होगा, तब आप समझिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं पोल्ट्री सेट के निर्माण में किन किन चीज़ों का आवश्यकता होती है। तो दोस्तों पोल्ट्री सेट के निर्माण के लिए हमें ईंट की व्यवस्था करनी होती है। हम पक्का फार्म बना रहे हैं तो सीमेंट की चादर की व्यवस्था करनी होगी। कच्चे फार्म बना रहे हैं तो घास फूस जो खरपतवार से बनते हैं, तिरपाल से बनते हैं, इसकी व्यवस्था करनी होगी। तो दोस्तों पक्के फार्म पे ही चलते हैं, ताकि ज़्यादातर लोग पक्के फार्म ही बनाते हैं। तो दोस्तों सीमेंट का चादर चाहिए हमें। चादर कसने के लिए हुक की व्यवस्था होती है। मुर्गे की जाली की व्यवस्था होती है। लोहे की पाइप, गोल और चौकोर दोनों पाइप की हमें व्यवस्था करनी होती है। जाली फंसाने और कसने के लिए नेट वाल्व की हमें जरूरी पड़ती है दोस्तों। तार, कील और वायर का भी हमें जरूरत पड़ता है, और हमें दरवाजा फार्म में लगाना होता है। यहीं पर दोस्तों हमें बिजली का भी व्यवस्था कर लेना चाहिए, क्योंकि हम फार्म बना रहे हैं, उसी साथ साथ हम बिजली का भी व्यवस्था करेंगे। तो दोस्तों यदि आप मुर्गा फार्म बना रहे हैं तो आपको फार्म में बिजली की उचित व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए आप बिजली विभाग से 1 किलोवाट, 2 किलोवाट या 3 किलोवाट का, या 4 किलो या 5 किलो, आप अपने जरूरत के हिसाब से फार्म में बिजली का उपयोग करने के लिए कॉमर्शियल लोड कनेक्शन जरूर लगवा लें। अन्यथा आप घरेलू बिजली से आप अपना फार्म चलाते हैं तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, अगर किसी ने आप पर कंप्लेन कर दिया तो इसके लिए आपको कमर्शियल बिजली की ही जरूरत होती है। आप समझ गए होंगे दोस्तों। शेड में बिजली के लिए दोस्तों एलईडी बल्ब, स्विच बोर्ड सही रोशनी के लिए उचित दूरी पर लगाएं। जो आप एलईडी लाइट लगाएंगे, बल्ब लगाएंगे, उचित दूरी माप ले और उस हिसाब से लगाए कि हमारा फार्म लाइट से अच्छा रहे, अच्छी रोशनी दे सके। और दोस्तों अगर आप ऑन ऑफ नहीं करना चाहते हैं, इसके लिए आप एक टाइमर भी लगा सकते हैं। उस टाइम पे ऑफ और ऑन हो जाता है। बहुत सारे फार्मर लगाते हैं, बहुत सारे फार्मर बटन से ही ऑन ऑफ करते हैं। यदि आपको फार्म की बिजली की व्यवस्था नहीं है, या आपके आसपास बिजली है ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों आप सोलर पैनल का यूज कर सकते हैं, सोलर बैटरी का भी यूज कर सकते हैं। डीसी एलईडी लाइट और डीसी इन्वर्टर भी अपने जरूरत के हिसाब से आप लगा सकते हैं। सोलर पैनल भी लगा सकते हैं और डीसी इन्वर्टर भी लगा सकते हैं, ताकि आपका फार्म चल सके। वहीं पे बात करते हैं दोस्तों, फार्म में पानी की व्यवस्था के लिए आप अपने जरूरत के हिसाब से समरसीबल, पानी की टंकी, ऑटोमेटिक पानी के लिए पाइपलाइन की व्यवस्था कर सकते हैं। यदि आपके फार्म पर बिजली या सबमर्सिबल पाइप पंप खराब हो जाता है तो क्या करेंगे इस परिस्थिति से निपटने के लिए? तो दोस्तों इस परिस्थिति से निपटने के लिए हम एक हैंड पंप जरूर लगवाएंगे, ताकि जब हमारे फार्म में बिजली चली जाए, लाइट खराब हो चुकी हो, तो उस हैंड पंप से हम अपने मुर्गे को पानी दे सकें। क्योंकि हमें हाथ से चलाना है तो आराम से पानी उससे भर के 1-2 दिन चला सकते हैं। वहीं पे अब बात करते हैं दोस्तों मुर्गे के खाने पीने की बर्तन की, यानी ड्रिंकर की और फीडर की बात करते हैं। तो दोस्तों मुर्गी पालन में 100 मुर्गी पर 3 फीडर और 3 ड्रिंकर आपको चाहिए। 3 छोटे वाले ड्रिंकर और 3 बड़े वाले ड्रिंकर। तो यानी हमें दोनों मिला के 100 मुर्गी पर 3 फीडर, 3 फीडर और 3 ड्रिंकर चाहिए। वहीं अगर आप देसी मुर्गी दोस्तों पालते हैं तो 100 मुर्गी पर 2 ड्रिंकर और 2 फीडर रखकर भी आप इसे पालन कर सकते हैं। पानी का बर्तन आप अपनी सुविधा अनुसार मैनुअल या ऑटोमेटिक किसी भी प्रकार से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप ऑटोमेटिक ड्रिंकर लगवा रहे हैं तो कुछ ड्रिंकर आपको इमरजेंसी के लिए मैनुअल भी रखना होता है। दोस्तों जब हमारा चूजा छोटा होता है तो हम मैनुअल ड्रिंकर का ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमें ड्रिंकर मैनुअल लेना जरूरी होता है। क्योंकि जब हम ब्रूडिंग करते हैं उस समय जरूरत पड़ती है। हम ब्रूडिंग पे आएंगे, उससे पहले हम जान लेते हैं कि क्या क्या जरूरत होती है। इसके लिए छोटे फीडर और ड्रिंकर अपनी जरूरत के हिसाब से आप अवश्य ले लें। यदि आप 500 से अधिक बर्ड पालते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ऑटोमेटिक ड्रिंकर लगवाएं, और आपके पास बजट नहीं है तो आप मैनुअल ड्रिंकर
से काम चला सकते हैं। मगर मैं आपको बता दूं कि ऑटोमेटिक ड्रिंकर लगवाने के फायदे हैं कि आप बार बार पानी भरने की जो समस्या होती है वो समस्या खत्म हो जाएगी और आपको डायरेक्ट ऑटोमेटिक टंकी से आपका पानी आ जाएगा। और इसमें आप अगर 1000 या 2000 3000 बर्ड या 4000 बर्ड की फार्मिंग करते हैं तो इसमें लेबर रखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ आपको फीड लगाने की जरूरत पड़ेगी और ऑटोमेटिक लगाए रहेंगे तो आप टंकी में पानी भर देंगे और वहां से आपके सभी मुर्गे के पास पानी जाएगा और पिएगा। तो सबसे ज्यादा समस्या दोस्तों मैनुअल ड्रिंकर में पानी लगाने में आती है, तो इन पर आप ध्यान रखेंगे। हाँ दोस्तों, एक बात और, यदि आप ऑटोमेटिक ड्रिंकर के लिए टंकी लगवा रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जरूरत के हिसाब से टंकी लगाए, यानी एक 200 लीटर की टंकी लगाए और एक आप 500 लीटर की टंकी लगाए, या आप एक 1000 लीटर की टंकी लगवाए, एक 200 लीटर की टंकी लगवाए, ताकि 2 टंकी लगवाए और दोनों टंकी में आप मेडिसिन नहीं मिला सकते हैं। तो एक हमारा जो छोटा वाला टंकी होगा उसमें हम मेडिसिन का यूज करेंगे और एक हमारा जो बड़ा वाला टंकी होगा उसमें हम पानी का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें इन दोनों टंकी को आपको इन दोनों टंकी से दोस्तों एक निकलने वाले जो पानी जो होंगे उसको इस तरीके से पाइप के द्वारा सेट करें, जिस वक्त हमें सादा पानी का जरूरत हो तो हम सादा पानी चलाएं और जिस समय हमें मेडिसिन का जरूरत हो हम इसे मेडिसिन चलाएं। जब हमें मेडिसिन देना होगा हम छोटे वाले टंकी का वाल्व खोलेंगे और हमारे ऑटोमेटिक ड्रिंकर के माध्यम से सभी मुर्गों को मेडिसिन मिल जाएगी। फिर हम उसे बंद करके सादा पानी वाले को खोलेंगे और उससे हमारे मुर्गों को पानी मिलती रहेंगी। अब यहीं पे दोस्तों थोड़ी बात कर लेते हैं बिछावन की, जो मुर्गी फार्म में लगने वाली बिछावन की, इसके बारे में किन किन चीज को हम बिछावन में इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो एक नंबर पे दोस्तों धान का भूसी और धान का छिलका दोनों का आप यूज कर सकते हैं। वहीं पे बात करते हैं दोस्तों लकड़ी का बुरादा का भी आप यूज कर सकते हैं और दोस्तों रेतीला बालू का भी आप इसमें यूज कर सकते हैं और गेहूं का भी भूसे का आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पुआल यानी धान के पौधे का जो काट देते हैं हम लोग, कुट्टी, बिहार में उसको कुट्टी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, मगर धान के पौधे को बारीक करके काट के भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं पोल्ट्री में बिछावन के लिए। मगर दोस्तों इन सब का तो इसमें इस्तेमाल करते हैं, मगर इसकी आप जो बिछा रहे हो उसमें आपको पूरी तरीके से सूखा होना चाहिए। आप जो भी चीज यूज कर रहे हैं, मैंने पीछे जितने भी चीज का नाम बताया सब सूखा होना चाहिए, जिसमें किसी भी प्रकार का संक्रमण या बीमारी ना हो, यानी संक्रमण ना हो। उसमें हमें बेहतर तरीके से सैनिटाइज करके ही फार्म में अंदर लाना होगा। ठीक है दोस्तों, बिछावन की बात करें दोस्तों तो 2 इंच से लेकर 3 इंच तक की मोटी परत आप बिछा सकते हैं। वहीं अगर छोटे बच्चे के लिए नया बिछावन का ही आप इस्तेमाल हमेशा। दोस्तों मैं एक बात और आप लोग को थोड़ा बताना चाह रहा हूँ और वीडियो काफी लंबी हो गई है। बिछावन से होने वाली कुछ समस्याओं के बारे में हम जान लेते हैं। जब बिछावन की बात कर रहे हैं तो दोस्तों मुर्गी में बिछावन पर लगातार बीट करती है, इससे बिछावन के ऊपर बीट जमा हो जाता है और फिर उसमें अमोनिया गैस बनने लगता है, जिससे कि मुर्गी में बहुत सी बीमारी उत्पन्न होने लगती है। इसलिए बिछावन का सही समय पर उलट पलट करते रहना चाहिए ताकि बिछावन सूखा रहे और उसमें अमोनिया गैस कम से कम बने। जब आपको लगे कि बिछावन में अमोनिया गैस ज्यादा बन रहा है तो आप बिछावन को बदल दें, या फिर से बिछावन बदलने वाला ना हो, आपके पास सुविधा ना हो तो आप क्या करेंगे, तो आपको हर 7 से 8 दिन में 20 से लेकर 30 वर्ग फुट की जगह में 1 किलो चूना का छिड़काव करें। समझ गए दोस्तों, 20 से 30 वर्ग फुट में आप 1 किलो चूना का छिड़काव करेंगे। ज्यादा मुर्गी होने की वजह से भी बिछावन जल्दी गीला हो जाता है दोस्तों, इसलिए उतनी ही मुर्गी फार्म में डाले जितने में फार्म में आपकी जगह हो। आपके जितने का फार्म बनाए उतना ही मुर्गी डाले, उससे ज्यादा नहीं डाले। यदि मुर्गी को जगह कम पड़ रही है तो आप उस एज बढ़ाएं, उस हिसाब से डालें ताकि ज्यादा मुर्गी आप ओवरलोड नहीं करे फार्म को। दोस्तों बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी में सबसे बड़ा हाथ हमारा बिछावन का होता है, मगर लोग इन पर ध्यान ही नहीं देना चाहते। मुर्गी में आने वाली बीमारी को हम दवा से तो सही कर लेते हैं, लेकिन
उसके बैक्टीरिया जो बिछावन में मौजूद रहते हैं, इसके लिए मुर्गी फिर से बीमार हो जाती है। तो हमें बिछावन पर ध्यान रखना होगा, मेडिसिन पे कम और रख रखाव पे हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। इसलिए हो सके तो आपको बिछावन को बदलते रहें, फिर या चूना का इस्तेमाल करते रहें। चूने के इस्तेमाल से बिछावन सूख भी जाता है और बिछावन में मौजूदा बैक्टीरिया भी नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। बिछावन गीला होने का दूसरा सबसे बड़ा है कि फार्म में आपको हवा का सही वेंटिलेशन नहीं होना। अगर आपके फार्म में बिछावन गीला रहेगा, अमोनिया गैस बनेगा, तो हवा कहाँ से शुद्ध दोस्तों मिलेगा, और हवा शुद्ध नहीं मिलेगा, हमारा फार्म हमेशा बीमारियों के लोड से भरा रहेगा। तो इसलिए शेड में हवा के लिए वेंटिलेशन का भी आपको प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो गई, तो मिलते हैं नए वीडियो में। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। और दोस्तों अगले भाग में हम जानेंगे ब्रूडिंग की व्यवस्था के बारे में। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।